हैप्पी होली दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारी कंपोजिशन डीलर है तो उनको एनुअल रिटर्न कैसे भरनी है और उस एनुअल रिटर्न में क्या क्या डिटेल मांगी गई है। तो एक नॉर्मल डीलर के लिए जो एनुअल रिटर्न है वो हम पहले ही उस पर वीडियो बना चुके हैं। अगर आप तो एनुअल रिटर्न के लिए अगर नॉर्मल डीलर की आपको वीडियो देखनी है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो कंपोजिशन डीलर की बात कर लेते हैं। एनुअल रिटर्न कंपोजिशन डीलर के लिए भी एप्लीकेबल है। तो एनुअल रिटर्न के बाद ये आ गए हम अपने डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर कुछ हमारे लिए पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे पहले तो आपके लिए एनुअल रिटर्न 9A है और GSTR 4 आपको सारे पीरियड की भर देनी है 17-18 की एनुअल रिटर्न भरने से पहले, और एनुअल रिटर्न रिवाइज नहीं होगा। तो प्रिपेयर ऑनलाइन करेंगे, ऑफलाइन का टूल भी हमारे पास आ जाएगा तो उसकी हेल्प से भी हम इसको भर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम अपनी एनुअल रिटर्न के बारे में। नील आप तभी फाइल कर पाएंगे ये एनुअल रिटर्न जब तक कि आपने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं की हो, ना तो कोई आउटवर्ड सप्लाई की ना इनवर्ड की, ठीक है। तो हमारे केस में नील फाइल नहीं होगा। तो नेक्स्ट करके देख लेते हैं क्या क्या इसमें डिटेल्स आ रही हैं। और तो सबसे पहले मेरे पास आता है पीरियड ऑफ कंपोजिशन। ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा 31/8/17 से लेकर 31/3/18। तो ये मेरा पीरियड ऑफ कंपोजिशन है। तो इस पॉइंट में एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की मैं भर दूंगा। अगर मैं रजिस्टर्ड था तो मैं इसमें डिटेल डाल दूंगा, अदरवाइज़ 0 डाल के भी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने एनुअल रिटर्न की एक पहले भी वीडियो बनाई थी, उसमें भी हमें जो एक तो प्री फिल्ड एनुअल रिटर्न मिलती है जो कि सिस्टम कंप्यूटेड होती है। हम उसका PDF डाउनलोड करके उसको चेक भी कर सकते हैं और हमारे पास GSTR 4 की भी एक समरी मिल जाएगी। तो ये मेरे पास एनुअल रिटर्न की और मेरी GSTR 4 की पूरे फाइनेंशियल ईयर 17-18 की समरी आ गई। मैं एक बार 17-18 की समरी चेक कर लूँगा। इसमें पूरे पीरियड का टोटल मिल जाएगा, इनवर्ड सप्लाई का, इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर का। अच्छा एक बात और बता देता हूँ, जो GSTR 4 है और उसमें जो हमारी इनवर्ड सप्लाई है परचेज़ की, उनकी डिटेल डालना हमें एग्जम्प्ट कर दिया गया है। तो उनकी डिटेल से आप बच सकते हैं, वो डिटेल आपको नहीं डालनी पड़ेगी। हालांकि अगर आपने कोई ऐसी सप्लाई ली है जिस पर आपको रिवर्स चार्ज में जमा कराना था GST, तो उसकी डिटेल आपको डालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमारे पास है टेबल नंबर 6। टेबल नंबर 6 हमें बात करता है जो हमें डालनी है इसमें, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में मैंने जितनी भी सेल करी है उसकी डिटेल मैं यहाँ पर डालूंगा। और यह है 1%, 2% और 5% की कैटेगरी। अगर मैंने कोई एग्जम्प्टेड सेल भी करी है तो मैं यहाँ पर फिल करके चलूँगा। और ये जो 2% है मैन्युफैक्चरर के लिए था, ट्रेडर के लिए 1%, रेस्टोरेंट के लिए 5%। इसको भी बाद में जाकर 1% कर दिया गया था मैन्युफैक्चरर के लिए भी। तो अगर आप ट्रेडर है तो अपनी डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे आउटवर्ड सेल की, और मैन्युफैक्चरर यहाँ पर करेंगे। जब तक 2% था उस 2% की डिटेल यहाँ डालेंगे, अदरवाइज़ 1 में तब आ गए थे आप तो यहाँ इंक्लूड कर देंगे। रेस्टोरेंट वाले 5% यहाँ फिल करके चलेंगे और उसके बाद इसे हम सेव कर देंगे। और यहाँ पर एक हमें दे रखा है एक पॉइंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कहता है कि जो सिस्टम ने कंप्यूट करके दिया है जैसे 3,21,993 है, और जो मैं डालता हूँ अगर उनमें अप या डाउन 20% से ज़्यादा का फ़र्क है तो वो हाईलाइट हो जाएगा रेड में। जैसे अगर मैं आपको एक बार करके दिखाऊँ तो मैं इसमें 5 लाख भर देता हूँ, क्योंकि ये 20% से ज़्यादा अप हो गया तो देखिए ये रेड हो गया है। बॉक्स से रेड होने का मतलब ये कह रहा है मुझे कि आपका वेरिएशन ज़्यादा है, और मुझसे एक बार ये कंफर्मेशन भी लेगा कि ये वेरिएशन 20% से ज़्यादा है तो आप सेव करना चाहते हैं या नहीं। तो ये थी एक चीज़ जो मुझे आपको दिखानी थी, मैं इसको नो करके और आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ये हमारा पहला टेबल कंप्लीट हो गया है। अब जो हमारा टेबल नंबर 7 है, पहले 5 टेबल हमारे कहाँ गए, पहले 5 टेबल हमारे ये रहे। 4 ये रहा, 5th ये रहा, और 1 में GSTN नंबर, 2nd में मेरा नेम, और 3rd में मेरा फाइनेंशियल ईयर। यानी कि 3 टेबल इनके लिए यूज़ हो जाएंगे, मेरे GSTN के लिए, ईयर के लिए और मेरा ट्रेड नेम के लिए। ठीक है, अब टेबल नंबर 7 पे आ जाते हैं हम। टेबल नंबर 7 में देखो सबसे पहले ऊपर हेडिंग आ ही रही है, डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, नेट ऑफ डेबिट और क्रेडिट नोट। यानी कि कोई ऐसी मैंने इनवर्ड सप्लाई ली है जिस पर मैंने रिवर्स चार्ज में टैक्स जमा कराया है तो उसकी यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू डालूंगा। वो अगर रजिस्टर्ड पर्सन से थी तो A में डालेंगे, अनरजिस्टर्ड से थी तो B में डालेंगे। और अगर कुछ सर्विस मैंने इंपोर्ट करी तो इंपोर्ट पर रिवर्स चार्ज लगेगा तो उसको मैं यहाँ पर फिल करूँगा, और IGST ही लगेगा, इसलिए ये बॉक्स मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है।
तो रजिस्टर्ड पर्सन के केस में CG, SG या IG जो भी रिवर्स चार्ज में जमा करा है वो फिल करेंगे। ऐसे ही अनरजिस्टर्ड के केस में करेंगे और इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद मैं वापस से बाहर आऊँगा। अब चेक करते हैं नेक्स्ट टेबल। नेक्स्ट टेबल हमारी बात करता है डिटेल ऑफ अदर इनवर्ड सप्लाई फॉर द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि रिवर्स चार्ज के अलावा कोई सप्लाई है तो मैं यहाँ पर फिल करूँगा इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन 7A, यानी कि 7A को छोड़कर। 7A में तो RCM जमा कराया था, अब यहाँ पर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स आ गए, कुछ मैंने गुड्स इम्पोर्ट करे हैं तो उसकी वैल्यू यहाँ पर डालूंगा और IGST यहाँ पर डालूंगा। हालांकि कंपोजिशन डीलर को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, तो जो ये वाला A पॉइंट था इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, तो ये हमें GSTR 4 में भी डालने से एग्जेम्प्ट कर दिया था। तो अगर हम उसके पैटर्न पे चलें तो हम इस डिटेल को यहाँ पर छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये हमारी GSTR 4 से मैच नहीं होगा। और आप लोगों की इस पर क्या राय है कि ये हमें फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप कमेंट में एक बार ज़रूर बताएंगे मुझे। अब बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट टेबल की। नेक्स्ट टेबल मेरी क्या बात करता है, डिटेल ऑफ टैक्स पेड एज डिक्लेयर्ड इन रिटर्न फाइल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 17-18 में जो मैंने आउटवर्ड सप्लाई डिक्लेयर करी थी उन पर मैंने कितना टैक्स पे करा है। ये वही 1%, 2% या 5% है। CG और SG ही रहेगा, IG मेरे केस में होगा नहीं क्योंकि मैं कंपोजिशन डीलर हूँ। तो इसको मैं सेव कर दूँगा। कोई सेस है, इंटरेस्ट है, लेट फीस है, तो ये मेरी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगी। अगर नहीं आ रही तो मैं अपना टोटल करके भी डाल सकता हूँ अपने फाइनेंशियल ईयर 17-18 की जो मेरे 3 क्वार्टर हैं उनका सम अप करके मैं यहाँ पर फिल कर दूंगा। और ये पेड ही होंगे क्योंकि GSTR 4 मेरी तभी फाइल होती है जब मैं अपना आउटपुट टैक्स को पे कर देता हूँ कैश में। अब मेरे पास आ गया टेबल नंबर 10, 11, 12, 13। तो ये टेबल किस लिए बात करता है, पर्टिकुलर ऑफ ट्रांजेक्शन फॉर द प्रीवियस ईयर फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 17-18 डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न ऑफ अप्रैल टू सितंबर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 17-18 की कोई जो ट्रांजैक्शन है आपने अप्रैल 18 और उसके बाद में डिक्लेयर करी है, उसके बाद में कब तक, एनुअल रिटर्न की डेट तक, तो उसको आप यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं आपने कोई फाइनेंशियल ईयर 18-19 में जाके कोई अमेंडमेंट की है, 17-18 की सेल को अप करा है, डाउन करा है, आपने कोई डेबिट क्रेडिट नोट दे दिया है अपने कस्टमर को, तो उन सब का इफेक्ट लेकर आप यहाँ पर अमेंडमेंट आपने जो भी की होगी इसको रिपोर्ट करेंगे। तो अगर आपकी अमेंडमेंट से आपकी सेल बढ़ी है तो आप यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे और उतना ही आपने टैक्स जमा कराया होगा। अगर इनवर्ड सप्लाई लायबिलिटी टू रिवर्स चार्ज आपकी बड़ी हैं तो आप यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे। ऐसे ही सप्लाई जो आपकी रिड्यूस हुई हैं और रिड्यूस हुई तो आप उसको यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे। रिड्यूस का रीज़न आपका क्रेडिट नोट भी हो सकता है और जो इंक्रीज़ है उसका रीज़न आपका डेबिट नोट भी हो सकता है। डेबिट नोट को इक्विवेलेंट टू इनवॉइस में ही मान के चलते हैं। और पॉइंट नंबर 13 जो हमारी बात करता है इनवर्ड सप्लाई लेवल टू रिवर्स चार्ज रिड्यूस, इनवर्ड सप्लाई मेरी रिड्यूस हुई है क्रेडिट नोट की वजह से, ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पर डाल के चलूँगा। तो ये थी मेरी अमेंडमेंट के बारे में बात कि किसी भी अमेंडमेंट ने मेरी सेल को प्लस करा है या माइनस करा है, और ये प्लस और माइनस मैंने रिपोर्ट करा है अप्रैल 18 और उसके बाद, तो मैं यहाँ पर डाल के चलूँगा। और ये ट्रांजेक्शन रिलेटेड थी मेरी फाइनेंशियल ईयर 17-18 से रिलेटेड। तो अब अगली टेबल की हम बात कर लेते हैं। अगली टेबल आ गई मेरी टेबल नंबर 14। टेबल नंबर 14 क्या कहती है कि भाई सप्लाई प्लस हुई होंगी या माइनस हुई होंगी। मान लेते हैं मैं कहता हूँ 10,000 से मेरी सप्लाई बढ़ी है और 2,000 से कम हुई है, यानी कि नेट 8,000 से बढ़ी है, तो उनका डिफरेंस का टैक्स मैंने पे करा होगा और टैक्स की डिटेल क्या है वो यहाँ पर मेरी मेंशन होके चलेंगी। मैंने CG और SG ही जमा कराया होगा और IG भी हो सकता है। अगर इनवर्ड के केस में मैं देखूँ तो इनवर्ड सप्लाई जिस पे मैंने रिवर्स चार्ज कराया हो सकता है मैंने, तो उन सब की डिटेल में यहाँ पर फिल करके चलूँगा। तो टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 में जो भी मैंने अमेंडमेंट की है उसका रिलेटेड जो भी टैक्स का पेमेंट हुआ है वो टेबल नंबर 14 में रिपोर्ट करेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है अदर इन्फॉर्मेशन, यानी कि अब आ गया मैं कंपोजिशन डीलर, यानी कि मैंने कोई रिफंड क्लेम करा है तो रिफंड कौन से गवर्नमेंट का था, सेंट्रल का था, स्टेट का था या इंटीग्रेटेड टैक्स का था, वो रिफंड सैंक्शन कितना हुआ। मान लेते हैं रिफंड मैंने क्लेम करा था 1,000, सैंक्शन हुआ मुझे 800, उसमें से रिजेक्ट कितना हुआ मेरा 200। अब 800 में से मेरे को 500 का रिफंड तो मिल गया है, यानी कि 800 में से 500 का रिफंड मिल गया है, तो पेंडिंग कितने का हो गया मेरा 300 का।
कोई डिमांड आई है मेरी, या टोटल टैक्स पेड इन द रिस्पेक्ट ऑफ ई अबव, डिमांड के केस में मैंने कितने पे कर दी है डिमांड, और मेरी डिमांड कितनी पेंडिंग है, इन सब की डिटेल मुझे यहाँ पर फिल करके चलनी है। हो सकता है आपको कोई नोटिस आया हो जिसकी वजह से आप डिमांड आ गई हो आपकी, तो आपने पे करी है नहीं करी है, या कोई रिफंड का केस आपका बनता है, तो आप यहाँ पर फिल करके चलेंगे। अब बात करते हैं टेबल नंबर 16 की, और ये लास्ट टेबल है क्योंकि टेबल नंबर 17 ऑटोमेटिकली फिल होके आएगी, वो लेट फीस की रिलेटेड डिटेल हमें बताती है। तो टेबल नंबर 16 को हम देख लेते हैं। टेबल नंबर 16 कहता है डिटेल ऑफ क्रेडिट रिवर्स्ड और अवेल्ड, क्रेडिट रिवर्स ऑन ऑप्टिंग इन द कंपोजिशन स्कीम, क्रेडिट अवेल ऑन ऑप्टिंग आउट ऑफ द कंपोजिशन स्कीम। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 में या तो आपने कंपोजिशन स्कीम बीच में आके ऑप्ट करी होगी, या तो आप स्टार्टिंग से होगे। अगर आपने बीच में आके ऑप्ट करी है, तो जिस टाइम पे आपने ऑप्ट करी है, मान लेते हैं मैं कहता हूँ आपने 30 सितंबर 2017 को ऑप्ट करी थी, तो 30 सितंबर 2017 तक जितना भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट था, सीजी का, एसजी का और आईजी का, वो आपको रिवर्स करना था। तो वो कितना रिवर्स हुआ है उसका अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। अब मान लेते हैं आप जुलाई 17 से लेकर दिसंबर 17 तक कंपोजिशन स्कीम में थे, और उसके बाद आप आ जाते हैं जनवरी 18 से नॉर्मल स्कीम में। तो दिसंबर के एंड में यानी कि 31 दिसंबर 2017 में जो भी आपके पास स्टॉक बचा होगा, उस स्टॉक के रिलेटेड जो भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा, आप उसको क्लेम कर पाएंगे, क्योंकि 1 जुलाई 2018 से आप नॉर्मल स्कीम में, और आउटपुट टैक्स भी चार्ज कर सकते हैं कस्टमर से। तो जो आपने अपना आईटीसी बुक करा होगा उसको आप यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। क्रेडिट आपने अवेल करा होगा, क्योंकि आप कंपोजिशन से बाहर आ रहे हैं, तो आपको अब इनपुट क्रेडिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये डिटेल आप यहाँ पर फिल करके चलेंगे, और लास्ट कॉलम मेरा ये है। और ये सारी डिटेल भरने के बाद आप अपने डाटा को एक बार मैच कर लेंगे। हो सकता है कोई मिसमैचिंग रह जाए, यानी कि कोई अमेंडमेंट हुई है डेबिट की, क्रेडिट नोट की। इस रिटर्न को बनाने से पहले आप अपना GSTR 4 का एक रिकन्सिलेशन बनाएंगे, और अपने 2A को भी कंपेयर कर लेंगे कि अगर आपने मान लेते हैं कुछ पीरियड में आप कंपोजिशन डीलर नहीं थे, तो आपने जो इनपुट टैक्स लिया है वो आपके 2A में मैच कर रहा हो। तो ये सारी रिको बना के चलेंगे, अपनी बुक्स का और अपने रिटर्न्स का एक रिकन्सिलेशन बना लेंगे, उनमें कोई डिफरेंस ना हो। केस अगर आपको रिकन्सिलेशन बनाने का फॉर्मेट चाहिए तो कमेंट करके आप मुझे बता देंगे, अपना ईमेल आईडी पोस्ट कर देंगे। मैं एक रिकन्सिलेशन की एक्सेल शीट आपके पास ईमेल कर दूंगा, थोड़ी आपकी हेल्प हो जाएगी। तो ये था दोस्तों, एक कंपोजिशन डीलर के लिए एनुअल रिटर्न कैसे हमें भरनी है, क्या क्या उसमें डिटेल है। तो सारा डाटा भरने के बाद आप कंप्यूट करेंगे लायबिलिटी। इन केस आपकी कोई लायबिलिटी बनती है तो उसको पे करेंगे। पे करने के बाद आप प्रोसीड टू फाइल पर जाएंगे और आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी। इस रिटर्न से रिलेटेड, एनुअल रिटर्न से रिलेटेड, चाहे आप कंपोजिशन डीलर हो या आप नॉर्मल डीलर हो, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। तो मिलेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।